हेलो एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा कि आप एमकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट किस तरह से अपने एग्ज़ाम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट टाइम पर तैयारी कर सकते हैं। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही संक्षेप में वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिसे देख करके आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को समझ सकते हैं और आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और इस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को आपने अब तक तैयार किया है। एग्ज़ाम से पहले आपने काफ़ी समय इस पर दिया होगा। यदि आपने अभी तक इस पर समय नहीं दिया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और अब हम इसके न्यूमेरिकल कैसे करके आएंगे, तो अब टेंशन नहीं लेनी है। अब जो होना है वो तो हो गया है। लास्ट मिनट पर हम क्या तैयारी कर सकते हैं, तो लास्ट मिनट पर सबसे पहले तो हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक बार मोटा मोटा इसका हम सिलेबस जान लेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली ये 6 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट नंबर जो इसकी 1 है वो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो मोटा मोटा अकाउंट सेक्शन का पार्ट है वो यहाँ पर आना है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गई, अकाउंटिंग कन्वेंशन हो गई, वो यहाँ पर आनी है। यानी कि लेखांकन अवधारणाएं क्या है, लेखांकन अवमाननाएं क्या है, तो ये इस वाले यूनिट में आपका कवर होना है। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है। वैसे तो एमकॉम में जितना भी सिलेबस है वो सब आपका पुराना पिछला रिपीट है। बीकॉम में 11 12 में सब में आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो चलिए एक छोटे से रूप में जान लेते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होती हैं। तो लेखांकन की वो सिद्धांत जो एक परंपरागत समय से या फिर कुछ मान्यताओं के आधार पर चलते आ रहे हैं, जैसे कि मुद्रा मापन की अवधारणा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, दूसरी है कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी लागत अवधारणा। एक है व्यवसाय की अस्तित्व की अवधारणा, पूंजी की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, द्विपक्ष की अवधारणा, एक रूपता की अवधारणा, लेखा अवधि की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण यानी कि फुल डिस्क्लोजर की कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले से ही। अब इसको छोटी सी वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा समय खींचेगा। ठीक, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन यानी कि ये प्रथाएं होती हैं, परिपाटी है, लंबे समय से चलती आ रही है और ऐसे ही अब तक चलता आ रहा है। जैसे प्रकटीकरण की अवधारणा यानी कि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। प्रकटीकरण प्रथा से आशय क्या है कि लेखा पुस्तकें व विवरण ईमानदारी से बनाए जाने चाहिए तथा सभी आवश्यक सूचनाओं को इन्हें अवश्य प्रकट करना चाहिए। सभी आवश्यक सूचनाएं तथ्यों के प्रकटीकरण की प्रथा इतनी महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम में अनेक प्रावधान इस उद्देश्य से सम्मिलित किए गए हैं, जिससे कि कंपनी के खाते सभी आवश्यक तथ्यों व सूचनाओं की स्पष्ट जानकारी प्रदान कर सकें। प्रमुखता की अवधारणा यानी कि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। लेखांकन में सामान्यतः प्रमुख व महत्वपूर्ण विवरणों को ही विस्तार से लिखा जाता है। सूक्ष्म या महत्वहीन बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। ये देखिए, महत्वहीन बातों पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। एक रूपता की प्रथा यानी कि लेखांकन की पद्धति में वर्षानुवर्ष एक रूपता या संगतता होनी चाहिए। प्रबंध को अपने निर्णयों में कई वर्षों के निष्कर्षों को सामने रखना पड़ता है। इसके लिए है आवश्यक हो जाता है कि लेखांकन पद्धति जो अकाउंटिंग जो हमारा सिस्टम है वो एक जैसा हो। ठीक, आगे चलते हैं। रूढ़िवादिता यानी कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। पुरानी पद्धतियों में जिससे सुरक्षित ढंग से लाभ की गणना हो सके तथा संभावित हानियों के लिए पहले से ही कुछ आयोजन कर लिया जाए। अब हम क्या करते हैं
भविष्य में होने वाले लाभ को नहीं लेते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाली हानि को हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लेते हैं हानि से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन के रूप में आएंगी, और ये एक बार आप हम पढ़ करके एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट है भाई इसमें, देखिए तो यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप जानते हैं कितने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 हैं। अब 28 का 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप याद कर नहीं सकते, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपका इसमें एमकॉम में भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आप तैयार करके जाना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जिसके विषय में लेखांकन प्रमाण, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या करता है, ये विनियोगों से संबंध है, यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक, थोड़ा सा अभी समय है आपके पास। यूनिट 2 में क्या आएगा, यूनिट 2 की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट 2 में हमारा क्या है भाई, एडवांस प्रॉब्लम एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर अमलगामेशन, ये सब टॉपिक रहेंगे। मर्जर, कंसोलिडेशन, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार जमा लेना, जिसको आप कैसे कहेंगे, अमालगामेशन अकाउंट के अंतर्गत देख लेंगे, एकीकरण वाले जो खाते होते हैं। तीसरे में आएगा कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाने के लिए मिश्रित चिट्ठा जिसमें बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कंसोलिडेशन वाला यूनिट। क्यों? क्योंकि इसमें मिश्रित कंपनियों का जो मिश्रित आर्थिक चिट्ठा है वो तैयार किया जाना है। अब इसमें क्या है, जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक जैसा ही व्यापार स्वरूप अपना रही हूँ, तो वो आने वाले भविष्य में क्या करती हैं, ज्वाइन हैंड करती हैं, अपने एक साथ मिलती हैं। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी पर क्या कर लेती है, अधिकार जमा लेती है। कैसे? वो क्या करेगी, एक दूसरी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर को अपने परचेस कर लेती है। सपोज कीजिए ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। यदि ए कंपनी बी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर, 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, तो ये इसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और ये इसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है जी। अब जिस दिन से इसने इस पे होल्ड किया है, तो उसके बाद जो बनेगी इनकी क्या बनेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, यानी मिश्रित आर्थिक चिट्ठा तैयार होगा। अब ये आप अब तो सीख नहीं सकते, लेकिन इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। थ्योरी पढ़ेंगे तो सही समय पर आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप अपना अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद है इसमें सोशल अकाउंटिंग, यूनिट नंबर 4, लिक्विडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कंपनियों का समापन, कंपनियों का समापन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा पक्का बनेगा, इसे पढ़ लेना आप। देखिए क्वेश्चन तो सब यूनिट में से आने हैं, क्योंकि कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। आपको कंसोलिडेटेड वाली, लिक्विडेशन वाली और ये अमालगामेशन वाली, इन 3 यूनिट के क्वेश्चन को अच्छे से थ्योरेटिकल रूप में याद कर लेना और यूनिट 1 भी अच्छे से याद कर लेना है। क्योंकि भाई देखिए ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, लेकिन थ्योरी पढ़नी है इस समय। तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। जो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है उसके भी परफॉर्मा वगैरह को अपने दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि जब हम परफॉर्मा को दिमाग में डाल लेंगे तो हम परफॉर्मा बना सकते हैं। जैसे लिक्विडेशन का परफॉर्मा कैसे बनेगा, लिक्विडेट रेमुनरेशन अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक, सो एक है कॉर्पोरेट रिकॉर्डिंग, यानी कि प्रतिवेदन, निगमीय प्रतिवेदन, कॉर्पोरेट
रिपोर्टिंग, ये करना है। और यूनिट नंबर 6 है आपकी सोशल अकाउंटिंग यानी सामाजिक उत्तरदायी लेखांकन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कुछ हमारी समाज के लिए भी उत्तरदायी है, तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आते हैं। तो ये 6 यूनिट हैं जिनको आप अब जो है मोटा मोटा पढ़ना है आपको, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है, मोटा मोटा पढ़ना है और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। बाद में आपसे कर रहा हूँ कि भाई एक क्वेश्चन को आप कम से कम 3 पेपर का लिख के आना है, यानी 6 पेजेस कम से कम, क्योंकि 5 क्वेश्चन लिखने आपको 30 पेपर की कॉपी है, पूरी भरनी है कॉपी। जितने अच्छे से कॉपी आप लिखोगे भरोगे उतने ही अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे, ये पक्का बात है, ठीक। राइटिंग अच्छे रखना है। एक क्वेश्चन को 35 मिनट देनी है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और ये न्यूमेरिकल है या थियोरटिकल है इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। और भाई एक चीज़ और बता दूँ जो हमारे टीचर हमें नहीं बताते थे, देखिए हम न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे हैं ये हमें पता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में जाने के बाद प्रेशर फील होता है उससे क्या होता है न्यूमेरिकल भी हमारे गलत होने के चांस हो जाते हैं। और अगर आपका न्यूमेरिकल कोई गलत हुआ तो यानी कि 20 नंबर का आपने गलत कर लिया। अब एग्जामिनर आप पे दया करके 10-5 नंबर दे दे, 10 नंबर तो बहुत ही मुश्किल है, 5 नंबर दे दे, 6 नंबर दे दे, वो अलग बात है। लेकिन आप अगर थ्योरी लिखते, आप अच्छे से थ्योरी लिख देते, थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत अच्छे से आपको आता था, लेकिन आपने न्यूमेरिकल के चक्कर में वो नहीं लिखा, उससे क्या होगा, आपको कम नंबर हो जाएंगे, ठीक। हमें क्या करना है, ओवरऑल ये करना है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि हमारी मार्कशीट में ये लिखा बन आएगा कि इसने न्यूमेरिकल करे थे या नहीं करे थे, हमारी मार्कशीट में आएंगे हमारे मार्क्स लिखे हुए। और ऑन एन एवरेज मार्क्स आपको बता दूं, अगर आप ऑन एन एवरेज मार्क्स 65% तक अपने नंबर ला रहे हैं एमकॉम में, तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ हार्ड वर्क किया है। 65% मार्क्स लाने भी बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं। और मेरे तो थे इतने परसेंट मार्क्स, लेकिन मेहनत भी बहुत की थी मैंने। आपको भी मैं यही दुआ करूँगा कि आपके भी 65 नहीं आपके 70% मार्क्स आ जाए। लेकिन भाई मैं ख्यालों में खाली पुलाव किसी को भी नहीं दिखाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। कुछ चैनल्स वाले होते हैं 80% 90% पता नहीं कितने कितने परसेंट नंबर के आपको वो थंबनेल बना के दे देंगे, भाई नहीं, ये होता ही नहीं है। पूरी यूनिवर्सिटी में किसी के नहीं आएंगे 80% नंबर। 80% नंबर आना तो बहुत ही बड़ी बात है, या कॉमर्स में आपको पता ही है 60% नंबर लाना कितना भारी हो जाता है, क्योंकि नंबर मिलने के नहीं, खींच तान करके नंबर देंगे। तो यही इसका फंडा क्या है, इसका फंडा यही है कि हमें पूरी कॉपी को अच्छे से भरना है, भरना आना चाहिए हमें। जितने भी ये जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, इनको जितनी हेडिंग है उनको एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं बना करके। 10 हैं तो 10 तरह से अपना डिजाइन बना कर, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपका एक फ्लो चार्ट वगैरह होना चाहिए। कहीं आपने सर्किल में दिखा दिया हेडिंग्स को, जिससे क्या होगा आपकी कॉपी भी एक तरह से अट्रैक्टिव लगेगी। दूसरी बात क्या है, आपका जो है पेज भी भरेगा सीधी बात ये है, ठीक है। हेडिंग को आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है, जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अगर हमारी कॉपी अट्रैक्टिव होगी तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये नो डाउटफुल बात है। अगर आप 70% नंबर ला रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही प्रतिभाशाली मानूंगा। 70% नंबर आ जाए तो आपके। भाई एक चीज़ और है, मैं हाथ से एक बिना निवेदन ये करने वाला हूँ कि यदि आप में से कुछ लोग इस वीडियो को देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो यदि पॉसिबल हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा। तो अगर पॉसिबल होगा तो आप में से कोई भी व्यक्ति जिसको अपने मन से इच्छा कर रही हो तो वो अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाल दे। उससे क्या होगा, जब आने वाले आपके जैसे छोटे भाई बहन होंगे जो एमकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनल में आएंगे, तो उनको क्वेश्चन पेपर में भाई डायरेक्टली मेरा किसी से लिंकअप है नहीं। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन अब मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, और चीज़ें भी है मेरे साथ, तो उस वजह से मैं उनको वो पेपर प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो यदि आप मुझे वो पेपर दे देंगे तो आने वाले समय में मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, और वो एक फ्यूचर के लिए बना रहेगा। तो आपसे इतना निवेदन है कि यदि आपको अच्छा लगे
तो आप पेपर ज़रूर सेंड कर देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो आप अप्रिशिएट करना और अपने फ्रेंड तक शेयर करना कि एक कॉमर्स की दुनिया करके एक चैनल है। छोटी सी रीच है हमारी, अभी बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, 30-35 व्यूज़ हमारे वीडियोस पर आते हैं, लेकिन अगर लायक है तो आगे भगवान की कृपा से बड़ा होगा। हम अपना प्रयास करते रहेंगे, आप भी अपना प्रयास कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।